मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका वैल्यूड एडेड कोर्स का जो पेपर होने वाला है फाइनेंशियल लिटरेसी, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपके सामने एमसीक्यू भी कराऊंगा, प्लस साथ के साथ आपको थ्योरी भी बताने वाला। दोनों की दोनों चीजें इसी वीडियो में आपके सामने कवर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहले वाला प्रश्न है, साथ के साथ इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख लेना। अब शुरू करते हैं वीडियो को। बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेविंग? तो सेविंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेविंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, भाई आप घर में पैसे क्यों बचाते हो? आपने कुछ पैसे बचाए, वो क्यों बचाए? ताकि आप क्या, आपके इसमें कोई बीमारी, घर में कोई बीमारी हो गई, आपको कोई चीज खरीदना है, या फिर आपको कोई घर बनाना है, या फिर आपको आपको कुछ शादी वगैरह में पैसे यूज करने, तो कोई भी विपरीत परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां, समझ लो आप इमरजेंसी के अंदर, आपातकाल की स्थिति में इंसान पैसे को बचाता है ताकि आपातकाल की सिचुएशन आए तब उन पैसों को यूज कर सके। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, बजट की एक अच्छी बजटिंग के लिए आवश्यक घटक क्या माना जाता है? वाई इज सेविंग कंसिडर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द गुड बजटिंग? तो कौन सा बचत करना क्यों आवश्यक होता है? क्यों आवश्यक होता है? ताकि अगर भविष्य में कोई समस्या या आपके सामने अगर कोई इंसान बीमार हो गया आपके घर में, और घर में आपके एक भी पैसा नहीं है, तो आपको क्या किसी और से उधार लेना पड़ेगा? आप सामने वाला दे नहीं दे, आपको दूसरे पर निर्भर होना रखेगा। वहीं अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे? आप बहुत आसानी से उस बीमारी का इलाज करवा लोगे। तो यही होता है, आपको किसी भी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए, पैसों को बचाने के लिए आप क्या करते हो? आप बजटिंग करना या पैसे को बचाना बहुत जरूरी होता है। सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय का मूल्य, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आज का पैसा भविष्य के पैसे से अधिक मूल्यवान है। मतलब आज आज जो आपके पास पैसा ना, इस समय आपके पास पैसा है, वो आगे आने वाले में क्या होगा? अगर आप सोच लो, आपकी दादी ने आज से 50 साल पहले 100 रुपए बचा कर रखे थे, तो सोचो आज से 50 साल पहले उनकी 100 रुपए की वैल्यू कितनी थी। लेकिन आज 100 रुपए की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो यही है, समय के साथ पैसे की वैल्यू हमेशा घटती चली जाती है। तो यही होता है, आज का जो पैसा है वो भविष्य के पैसे से अधिक मूल्यवान है। आगे जाकर पैसे की वैल्यू लगातार डिग्रेड होती चली जाती है, डिवैल्यूएशन उसका होता चला जाता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? तो आप सबको पता है, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, अपॉन में 100। समझ में आ गया? अब 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज किस पर मिलता है? तो किस पर मिलता है? आपको पता है भाई, चक्रवर्ती क्या होता है? ब्याज पे ब्याज बोला जाता है। मतलब आपने क्या किया, आपने 100 रुपए लिए 10 पैसे के हिसाब से 1 साल के, तो अब 1 साल बाद में वो कितने हो गए? 110। तो अब क्या होगा? साधारण ब्याज है तो 100 रुपए पे वो ब्याज चलता चला जाएगा 10%। लेकिन अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो क्या होगा? अगले साल होगा वो 110 पर 10% लगेगा उसका। तो क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज, प्लस उस पे जो अगले साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगता है, तो इसको ब्याज पर ब्याज बोला जाता है। तो इसको कैसे याद रखना आपको? मूलधन प्लस पिछले ब्याज पर आपको ब्याज जोड़ा जाता है। प्रभावी ब्याज दर किससे संबंधित है? तो प्रभावी ब्याज दर किससे संबंधित होती है? आपके सामने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे संबंधित होता है? आपको चक्रवर्ती ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित होता है। तो इसको, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना, टेक्निकल प्रश्न है सारे सारे। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, वार्षिक एनुअलिटी का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनुअलिटी? तो एनुअलिटी क्या होती है? नियमित अंतराल पर समय का भुगतान करना। तो जैसे आपके सामने किस्त होती है ना, किस्तें होती हैं, जैसे आपने ईएमआई पे फोन खरीद लिया, अब आपकी हर महीने की किस्त आ रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है? वार्षिक बोला जाता है। अब वार्षिकी है क्या? आपकी फोन की तो किस्त 1 महीने पे आ रही है, लेकिन कोई चीज अगर वार्षिक रुपए साल पर आपको पैसा दे रहे हो, उसको वार्षिकी के रूप में, एनुअलिटी के रूप में जाना जाता है। मतलब 1 साल में आपने जितना पैसा लिया उसका हिसाब किया, उसको उसका ब्याज दे दिया, उसी को एनुअलिटी के रूप में जाना जाता है। एक फिक्स समय में आप पैसे को रिटर्न कर रहे हो ईयरली रूप से। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? द पर्पज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। वर्तमान मूल्य का क्या मतलब होता है? भविष्य की राशि को आज के समय में मूल्य जानना। तो आज आपके पास 5 लाख रुपए हैं, समझ में आ गए? तो उसका अगले 5 साल में उन 5 लाख रुपए में क्या वैल्यू होगी? ऐसे नहीं समझ में आएगी तो ऐसे समझ लो, आज अगर 5 लाख रुपए में आप एल्टो गाड़ी खरीद सकते हो, तो क्या आने वाले
जो 5 साल बाद में भी क्या अल्टो गाड़ी खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। उसकी कीमत क्या हो जाएगी? 7-8 लाख रुपए हो जाएगी। तो क्या हो गई? जो पैसे की वैल्यू थी वो 2 लाख रुपए घट गई है। तो यही चीज़ है, भविष्य की राशि आज के हिसाब से उसका मूल्य जाना कि भविष्य की राशि कितनी होगी। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, भविष्य मूल्य, फ्यूचर मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो भविष्य में पैसे को अनुमानित मूल्य, मतलब वही बात है, भविष्य मूल्य, भविष्य से जुड़ा हुआ कोई शब्द आएगा तो ये भविष्य में कोई भी पैसे की क्या वैल्यू होगी उसको भविष्य मूल्य के नाम से जाना जाता है। सीकिंग फंड का उद्देश्य क्या होता है? तो सीकिंग फंड का क्या उद्देश्य होता है? मेन पर्पज ऑफ द सीकिंग फंड इज, तो क्या मेन पर्पज होता है उसका? भविष्य के ऋण को चुकाने के लिए धन जमा करना। मतलब आपको आपने क्या, वही बता, ईएमआई वाला एग्जांपल दूंगा, मोबाइल वाला। आपने मोबाइल खरीद लिया, आप क्या करो, जैसे आपके पास जो आपकी वो आती है किस्त आती है, आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब किस्त देनी पड़ेगी मेरे को। तो इसलिए आप क्या करते हो, हर महीने में आपके घर वाले जितना पैसे दे रहे उसमें से थोड़ा थोड़ा आप बचा के रख रहे हो ताकि महीने की किस्त जमा कर दोगे। तो यही है, इसी को किस नाम से जानते हैं? सीकिंग फंड के नाम से जाना जाता है इस चीज को। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, शुद्ध वर्तमान मूल्य, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस एनवीपी का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? आपको निवेश की परियोजनाओं के लिए किया जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, 12 नंबर प्रश्न की, चक्रवर्ती वार्षिक दर क्या होती है? सीएजीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीएजीआर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? निवेश की वार्षिक वृद्धि दर नापने के लिए। तो कितना रुपए आपने निवेश किया और उससे आपको कितना पैसा मिलेगा, इसको सीएजीआर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीएजीआर के नाम से जाना जाता है। जिसमें आप निवेश की, आपने 100 रुपए निवेश किए हैं, समझ में आ गया, स्टॉक मार्केट में। अब क्या हुआ, अगले साल अपने देखे तो उसके 120 रुपए वैल्यू हो गई, फिर उससे अगले साल देखे तो आपने उसकी 140 वैल्यू हो गई। तो इस हिसाब से जो अगर वार्षिक नॉर्मली अपन बात करें तो उसकी किस हिसाब से बढ़ रहा है चक्रवर्ती के हिसाब से, उसको सीएजीआर के रूप में जाना जाता है। समझे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, ब्याज पे ब्याज के हिसाब से। अनंतकालीन आय, पर परपेचुअलिटी का क्या अर्थ होता है? तो अनंतकालीन जो आय होती है उसको क्या क्या जाना जाता है? हमेशा के लिए भुगतान करना। जैसे कि भाई अगर आप आर्मी वगैरह में लग जाते थे पहले लोग, अभी तो अग्निवीर आ गया है, तो पहले क्या करते थे लोग, नौकरी लग जाते थे, नौकरी लगने के बाद में भी उन्हें पेंशन मिलती रहती थी। तो वो क्या है, वो एक प्रकार से अनंतकालीन आय है, मतलब चलती रहेगी जब तक आप जिंदा हो। समझ में आ गया? उसको क्या कहा जाता है? परपेचुअलिटी के नाम से जाना जाता है, अनंतकालीन आय के नाम से जाना जाता है। तो जरूरी नहीं कि वहां पे अनंतकालीन आय आए, ये परपेचुअलिटी का नाम भी आ सकता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियली डिसिप्लिन का एक मुख्य तत्व क्या होता है? भाई आपको वित्तीय रूप से अनुशासन रखना चाहिए, उसका एक मुख्य, आपको उसमें से उदाहरण कौन सा है? तो क्या उदाहरण है इनमें से? इसका खर्चों पर नियंत्रण करना। भाई यही है, अगर आप अपने पैसों पर नियंत्रण रखोगे तो आपको पता भविष्य में आप पैसों की सेविंग कर पाओगे, और सेविंग कर पाओगे तो सेविंग करने से क्या होगा, आपके पास पैसों की बचत होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। खर्चों का विश्लेषण करना, खर्चों का विश्लेषण करना, एनालिसिस द एक्सपेंसेस को क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी होता है अपने खर्चों को विश्लेषण करना? बचत बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सेविंग। तो आप बचत बढ़ाते रहते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने एक्सपेंसेस को जो एक्सपेंसेस का जो एनालिसिस है उसको करना जरूरी होता है। भाई क्या कर, मान लो आपने जो काफी लोगों को देखा हो घर में, आप भी करते होंगे, आपके माता पिता घर में हर दिन आपका कितना पैसा खर्च कर रहे हो उसको लिखा जाता है। क्यों? ताकि महीने के अंत में एक तो ये पता चले कि अपन कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और काफी बार अगर ज्यादा खर्च हो रही है तो अपन ये देख ले कि कहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है जिसको अपन कम कर सकते हैं। तो ये होता है किसी भी चीज को एनालिसिस करने के लिए, तो अपन उसकी डाटा को बनाया जाता है ना। तो यही है, खर्चे का विश्लेषण करने के लिए अपन एनालिसिस करते हैं कि एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं। तो ये थी अपन यूनिट फर्स्ट। अपन बात करें यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। बचत खाता, सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द सेविंग अकाउंट? तो सेविंग अकाउंट का मेन पर्पज क्या होता है? टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए सेविंग अकाउंट का उपयोग होता है। तो भाई सीधी सीधी बात, नाम ही बचत खाता, तो होगा क्या उसमें? बचत का ही कार्य होगा। तो बचत करने के लिए, धन संग्रह करने के लिए उसका उपयोग में लिया जाता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, चालू खाता, करंट अकाउंट अधिकतर किसके लिए होते हैं? तो करंट अकाउंट अधिकतर किसके लिए होते हैं? भाई जो व्यापार और कंपनियों के लिए। तो क्या जिस करंट अकाउंट का क्या होता है, जिसमें लेन देन लगातार होता रहे, पैसा आए जाए लगातार आता जाता रहे, तो उसको करंट अकाउंट के रूप में जाना जाता है। और ये किसके लिए होते हैं? अगर आप व्यापार करते हो और कंपनियां होती हैं, उसके लिए खाता बनाया जाता है। और इस खाते की मिनिमम आपको
कुछ पैसा उस अकाउंट में रखना आवश्यक होता है, इसी को क्या बोला जाता है, करंट अकाउंट के रूप में उसको जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, सावधि जमा का क्या लाभ होता है। फिक्स डिपॉजिट का मुख्य लाभ क्या होता है, तो इसका मुख्य लाभ होता है उच्च ब्याज दर। तो आपको पता भाई एफडी क्यों करवाते हैं इंसान, ताकि ज्यादा पैसा मिल सके। और फिक्स डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होता है, बैंक है वो आपसे पैसा ले लेगा, अपने पास रखेगा और उसको क्या कर देता है, लोन पर दे देता है किसी को। समझ में आ गया, तो बैंक पैसे कमा रहा है, अब उसको टेंशन नहीं है आपको बार बार देने की, तो उसको क्या है, वो उससे लगातार 3-4 साल के लिए आपने पैसा रखा, उतने साल के लिए वो लोन पैसे कमाएगा, तो उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट वो आपको भी दे देता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, एफडी के रूप में जाना जाता है, फिक्स डिपॉजिट के रूप में जाना जाता है। होम लोन का उपयोग किसके लिए होता है, तो होम लोन का उपयोग किसके लिए होता है, बहुत आसान सा प्रश्न है। घर खरीदने के लिए भाई अपन होम लोन लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने होम लोन घर खरीदने के बजाय लेने के लिए आपने और किसी चीज में यूज कर लिया, लेकिन मुख्यतः होम लोन का प्रयोग घर खरीदने के लिए ही किया जाता है। फॉरेक्स का क्या अर्थ होता है, तो फॉरेक्स का क्या होता है, विदेशी मुद्रा होती है उसका लेन देन को फॉरेक्स कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज के नाम से इसको जाना जाता है फॉरेक्स को। तो जैसे आप डॉलर हो गई, चाइना की युआन हो गई, आपका पाउंड हो गई, तो इन सब चीजों को आपके जहाँ आपके घर वाले विदेश में रहते हैं, ऐसे समझ लो अमेरिका में रहता है कोई, वो आपको वहां से कमा कर पैसे भेज रहा है, तो आप क्या करोगे, अब डॉलर आप यहाँ तो ऐसे थोड़ी कि आपके घर में पैसा आएगा तो डॉलर में बरतोगे उसको, उसमें तो नहीं भर सकते, बरतोगे तो आप भारतीय रुपए में, तो अब उसको आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, डॉलर से रुपए में चेंज कराना पड़ेगा, तो उसको किस रूप में बोला जाता है, उसको आपको फॉरेक्स के रूप में जाना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में उसको जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, बीमा योजना, इंश्योरेंस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम का मेन पर्पज क्या होता है, आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना। समझ में आ गया, बीमा योजना का क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि आप जो मान लो आपने क्या करा रखे, अपनी हेल्थ से संबंधित बीमा योजना करा रखे, तो इसका क्या उपयोग होगा कि अगर आप बीमार होगे तो उसमें उस बीमा को यूज करो लोगे, उसका उपयोग में ले लोगे। तो इसमें आपको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं कि भाई मैं बीमार हो गया तो अब मेरा पैसा कहाँ से आएगा, तो बीमा कंपनी आप क्या करेगी, वहन करेगी। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो लड़के से ज्यादा करेंगे, आपके पास कोई भी गाड़ी है उसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो कभी भी एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपके जितनी टूट फुट होती है उसको संभालती है, तो इसी को बीमा योजना बोला जाता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, क्रेडिट कार्ड में बैंक क्या करता है, तो व्हाट डज ए बैंक डू इन ए क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में एक बैंक क्या करता है, ग्राहक को उधार धन देता है, मतलब इसमें क्या कर देता है, आपको महीने में पैसे आपको उधार दे देगा, आप खर्च कर सकते हो 10-15-20 हज़ार की जितनी भी लिमिट है उतना खर्च कर लो, और फिर उसको आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना होता है, और बदले में बस उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगता है आपका। डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय पैसा कहाँ से कटता है, तो कहाँ से कटता है, आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में। भाई जिस भी अकाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, जिस भी अकाउंट का आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसी से तो पैसा कटेगा, ये तो बहुत लॉजिकल सा प्रश्न है। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एनईएफटी को किस नाम से जाना जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के नाम से एनईएफटी को जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, आरटीजीएस में न्यूनतम राशि कितनी होती है, तो आरटीजीएस में आपके सामने कितनी न्यूनतम राशि रखी जाती है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, 2 लाख रुपए है वो आरटीजीएस में न्यूनतम राशि के रूप में रखे जाते हैं। तो कितनी अमाउंट रखी जाती है आरटीजीएस में, आपको 2 लाख रुपए मिनिमम रखने होते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना बस आप। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा ही। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, मतलब इसका अर्थ क्या है, जितने भी आप पेमेंट के तरीके हैं, जितने बैंक अकाउंट, सबको एक एक यूजर आईडी के नाम से ऐड कर लो, फिर चाहे आप पेटीएम में पैसे गिराओ, चाहे आप फोन पे में गिराओ, किसी में गिराओ, वो सीधा आपके अकाउंट में आएगा। भीम ऐप का नाम किसके ऊपर दिया गया था, तो भीम ऐप का नाम किसके ऊपर दिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आपका भीम ऐप का नाम दिया गया था। एनईपीएस का उपयोग किसके माध्यम से होता है, तो एनईपीएस का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, सही आंसर क्या, आधार कार्ड के लिए आपको एनईपीएस स्कीम का यूज किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईएमपीएस किस लिए प्रयोग किया जाता है, इंस्टेंट मनी, मतलब आपका तुरंत पैसे को आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो आईएमपीएस जो स्कीम होती है उसके तहत उसका ट्रांसफर आप कर सकते हो पैसे को। तो आईएमपीएस जो स्कीम होती है उसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप तुरंत किसी को पैसा भेज सको।
यूएसएसडी सेवा किस प्रकार के फ़ोन पर काम करती है? तो यूएसएसडी जो सर्विसेज है वो किस पे काम करती है आपके सामने? फीचर फ़ोन पे, जो वो डब्बे वाले फ़ोन होते थे ना उस पे, या फिर छोटे वाले फ़ोन होते हैं उनको फीचर सॉरी जो आपके ये जो बड़े वाले फ़ोन है उसको बोलते हैं फीचर फ़ोन, जिसमें अलग-अलग प्रकार के फीचर होते हैं। गलती से मैंने वो बता दिया। 3 नंबर यूनिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो भाई आप कोई भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप सोना खरीद रहे हो, चाहे आप ज़मीन खरीद रहे हो, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, क्यों भाई ₹2 का फ़ायदा हो तभी तो लगाते हो ना। तो इसलिए आपको लाभ कमाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट निवेश किया जाता है। निवेश के 2 प्रकार कौन से होते हैं? तो व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो कौन से होते हैं? आपातकालीन व दीर्घकालीन। मतलब जैसे मैं आपको समझाऊँ, आपने क्या किया? आपने कोई ज़मीन थी, ऐसे बहुत रियलिस्टिक सा एग्ज़ाम्पल लगेगा आपको। एक ज़मीन है जिसके आस-पास क्या अभी हाईवे निकलने वाला और आपको पता चल गया। आपने क्या कर लिया? उस ज़मीन को खरीद लिया, 1 साल में उसके आस-पास हाईवे निकल गए और आपने उसको तुरंत बेच दिया, मुनाफ़ा मिलते ही। एक क्या किया? आपको पता चला कि यहाँ ये जो ज़मीन है, यहाँ पर अगले 5-7 साल में कोई बड़ी मेडिकल कॉलेज बनने वाली है, तो आपने उस ज़मीन को पहले खरीद लिया, तो इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी समझ में नहीं, तो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के लिए, तो वहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ उसको निकाल लिया, या फिर आपने कोई ज़मीन खरीद ली, अब आपको 2 या 3 साल जब भी उसको प्रॉफ़िट मिलेगा आप उसको बेच दोगे। तो इसको किस लिए रूप में कहा जाता है? जो निवेश 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, थोड़े से समय के लिए निवेश करके आप प्रॉफ़िट कमा के उस चीज़ को बेच दो। दीर्घकालीन, लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करो और फिर उस चीज़ को बेचो, उसको दीर्घकालीन निवेश के रूप में जाना जाता है। आरओआई की फुल फॉर्म क्या है? आरओआई की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसको आरओआई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आरओआई के नाम से जाना जाता है, रिटर्न अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो कितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और इससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको आरओआई के नाम से जानते हैं। निवेश में जोखिम को कम करने के लिए क्या आवश्यक होता है? व्हाट इज द नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट? तो कोई भी आपने रिस्क जो निवेश किया है उसमें निवेश को कम करने रिस्क को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको 100 रुपये थे यार, 100 रुपये के सॉरी आप 100 रुपये छोड़ो, 1 लाख रुपये थे, 1 लाख के 1 लाख स्टॉक मार्केट में लगा दिया और कल की कल ही मार्केट गिर गया, हो गया नुकसान आपका। अब आपने क्या कर रखा था? अब आपने पैसा 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये आपने शेयर मार्केट में कर दिया, 50,000 रुपये आपने सोने में गिर दिया। तो नियम क्या होता है? अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो सोने की वैल्यू लगभग घटती चलती है थोड़ी थोड़ी। शेयर मार्केट गिरता है, आज के समय तो इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, बराबरी चल रही है, लेकिन शेयर मार्केट से पैसा निकलता है तो वो गोल्ड में लगाया जाता है, गोल्ड से निकलता है तो शेयर मार्केट में निकाला जाता है। तो क्या होगा? अब आपका शेयर मार्केट तो गिर गया लेकिन इधर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, तो भाई गोल्ड तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, प्राइस इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा? आपका लगभग चीजें वो ज्यादा रिस्क इवेल्युएट हो जाएगा। या ऐसे समझ लो 1 करोड़ रुपए थी आपने जमीन में लगा रखा है, कुछ रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है, कुछ गोल्ड खरीद रखा है, कुछ स्टॉक खरीद रखा आपने, कुछ आपने क्या कर रखा है, कोई बिजनेस खड़ा कर रखा है। तो अगर एक चीज नहीं चले, मान ली बिजनेस आपका मंदा चल रहा है, तो आप रियल एस्टेट से पैसा कमा रहे हो, रियल एस्टेट से अगर थोड़े मंदा चल गया तो बिजनेस और स्टॉक से पैसा कमा लिया। तो इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है कि कभी भी पैसे को एक जगह इन्वेस्ट मत करो, 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, आपको थोड़ा थोड़ा फायदा होता रहेगा। 5 नंबर प्रश्न है, सिक्योरिटीज और स्टॉक्स का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स मीन्स? तो सिक्योरिटीज और स्टॉक्स का क्या मतलब होता है? कंपनी के स्वामित्व का हिस्सा लेना, ओनरशिप इन कंपनी। तो मतलब कोई भी कंपनी होती है भाई, उसमें आप ओनरशिप रखते हो, उसी को किस नाम से जाना जाता है? सिक्योरिटीज और स्टॉक्स के नाम से जाना जाता है। कि भाई आपने कोई भी कंपनी होगी उसमें कुछ हिस्सेदारी लेना चाहते हो, तो उस कंपनी में अपना स्टॉक के रूप में इन्वेस्ट कर दो या उस कंपनी का कोई बॉन्ड खरीद लो। समझ में आ गया? तो वो आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा? आपकी भी कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है आपका निवेशकों की जो सामूहिक रूप से निवेश। तो आपकी कंपनी थी, समझ लो आपने कोई दुकान खरीदी 1 लाख रुपए लगाकर। अब क्या किया? आपको भाई थोड़े से पैसे रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपका दोस्त है सुमित नाम का, तो आपने कहा सुमित एक काम कर, इस कंपनी में ना ये जो मेरी जो दुकान है इसमें एक काम कर, तू 30,000 रुपये लगा ले, मैं तेरे को इस दुकान में 20% रुपए जो प्रॉफिट होगा वो मैं तेरे को दे दूंगा, 20% हिस्सेदारी तेरी हो जाएगी इस चीज की। आपको जरूरत थी क्योंकि आपने तो भाई थोड़ा इन्वेस्ट किया तो आप एक्स्ट्रा लोगे, तो 30,000 रुपये आपने उससे ले लिए और आपने क्या किया? उसको 20% दे दिया। अब 20% चाहे वो बेचे चाहे उसको प्रॉफिट निकाले कुछ भी करे, अब उस पर भी वो डिपेंड हो गया। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? म्यूचुअल फंड कहा जाता है। गलत उदाहरण दिया है एकदम मैंने आपको।
फिर से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप 100 जनों ने मिलकर क्या किया, सोचा कि हम है ना इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, तो एक कंपनी, आपके 100 दोस्त थे, आपके सारे के सारों ने मिलकर कोई भी एक स्टॉक को चुना और उसमें इन्वेस्ट किया, उसको म्यूचुअल फंड के रूप में जाना जाता है। और दूसरे वाला उदाहरण दूसरी चीज में लागू होगा, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर लागू होगा। ईटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ईटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है आपके सामने एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ईटीएफ को एक्सचेंज ट्रेड फंड के नाम से जाना जाता है। मतलब जो ये आपका कंपनी वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर ईटीएफ को रखना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड किस पे आधारित होते हैं, म्यूचुअल फंड आधारित होते हैं आपके स्टॉक मार्केट पे। तो आपको पता है स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसे लगाकर क्या किया जाता है, म्यूचुअल फंड वगैरह को रखा जाता है। तो म्यूचुअल फंड किससे संबंधित होते हैं, आपके शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं म्यूचुअल फंड। 2 नंबर पर्सन की बात करूं, बॉन्ड का क्या अर्थ होता है, तो बॉन्ड किससे संबंधित होते हैं, आपके डेब्ट इंस्ट्रक्शन से संबंधित होते हैं, आपके ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं कहा जाता आपको बॉन्ड भर, भाई 50,000 रुपये का बॉन्ड भर लेना। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि भाई अगर आपने कोई गलती कर दी तो 50,000 रुपये आपको एज ए सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। तो ऋण पत्र के रूप में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको देखा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, डेरिवेटिव किस पर आधारित होते हैं, तो डेरिवेटिव किस पर आधारित होते हैं, किसी व्यक्ति के मूल्य पर। तो जैसे आपके पास 10 लाख रुपए की जमीन है, समझ में आ गया, तो उस जो 10 लाख रुपए है उस पर आधारित पर क्या जो मूल्यांकन वगैरह किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, उनको डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, तो किसी संपत्ति की कितनी वैल्यू होगी उसी को उसी के डेरिवेटिव से मापा जाता है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, कमोडिटी का क्या उदाहरण है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी क्या होता है, आपके पास गोल्ड, सिल्वर, ऑयल हो गया, इन सारों को कमोडिटी के रूप में जाना जाता है। वो वस्तुएं जिनका आप उपयोग करके आप क्या थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, जिनकी इस वक्त के साथ हमेशा वैल्यू बढ़ती रहती है, उसी को कमोडिटी के समान के रूप में जाना जाता है। विदेशी मुद्रा करेंसी का निवेश किस बाजार में होता है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द करेंसी हैपन इन विच मार्केट। तो मैंने बताया था ना, फॉरेक्स मार्केट में आपको विदेशी जो मुद्रा होती है उसके लेन देन के लिए कौन सा बाजार का उपयोग किया जाता है, फॉरेक्स मार्केट है उसका उपयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या होता है, मृत्यु पर आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो मतलब अगर कोई आदमी मृत्यु हो गया, जैसे अग्निवीर वगैरह योजना है ना, तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो किसके होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के होते हैं। अगर आप शहीद वगैरह हो गए तो आपको 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के रूप में दे दिए जाते हैं। या फिर कोई भी ऐसी विकट घटना हो गई, अगर आप इस दुनिया में मतलब नहीं रहे, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस में आपकी जो मृत्यु के आपने जितने रुपए की इंश्योरेंस करा रखी उतना रुपये आपको मिल जाता है जो सिक्योरिटी के रूप में। चिकित्सा बीमा मेडिकल इंश्योरेंस का किस चीज को कवर करती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस किस चीज को कवर करती है, स्वास्थ्य खर्चे को। भाई आपको बीमार वगैरह हो गए तो उस खर्चे को जो संभालने का कार्य किसका होता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कार्य होता है। अग्नि बीमा फायर इंश्योरेंस किस नुकसान के लिए होती है, तो आपको घर या जो आपके पास कोई भी बिजनेस वगैरह उसमें अगर आग वगैरह लग गई तो उसको संभालने के लिए जो फायर इंश्योरेंस है उसको चालू किया जाता है। तो किसका उपयोग होता है, जो अग्नि बीमा है उसमें अग्नि बीमा इसलिए कराई जाती है, कोई बिजनेस वगैरह जैसे पटाखों की दुकान है आपके पास, तो आपको फायर इंश्योरेंस कराना जरूरी है, पता नहीं कब आग लग जाए उनके अंदर। तो यही है, आग वगैरह लग जाए, उसका नुकसान हो जाए, या रुई वगैरह का आपका उद्योग है, तो इनमें फायर इंश्योरेंस ज्यादातर करवाई जाती है। संपत्ति बीमा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का क्या अर्थ होता है, तो संपत्ति को बचाने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है उनका उपयोग किया जाता है। भाई आपकी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा हो जाती है इस चीज से। मोटर इंश्योरेंस किसके लिए उपयोग होता है, मोटर इंश्योरेंस का उपयोग किसके लिए होता है, आपको पता भाई मोटर साधन के लिए भाई हमेशा अपन जो मोटर इंश्योरेंस है उसके लिए की करवाते हैं। तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 रिवाइज हो गई। अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। कर टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ टैक्स। तो टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकारी राजस्व को बढ़ाना। मतलब सरकार को पैसे पैसे देते हैं, क्यों देते हैं अपन, ताकि सरकार अपने खर्चे चला सके, लोगों को पेंशन दे सके, सरकारी सेवाएं दे सके, सड़क बना सके, स्वास्थ्य सरकारी स्कूलें, सरकारी जो आपके सामने स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब चीज जैसे कि इसके लिए अपन टैक्स को दिया जाता है। तो ये टैक्स भाई ये करेगा, खर्चे कहाँ से करेगी, जब उनके पास राजस्व होगा, तो राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स को दिया जाता है। व्यक्तिगत कराधान में कौन सा शामिल है, तो व्यक्तिगत कराधान में कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो आपके सामने इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स है वो इंसान का जो पर्सनल टैक्स के रूप में उसको होता है कि भाई आपने जितना पैसा कमाया उसमें से आपको कुछ पैसा टैक्स के रूप में देना होगा।
3 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में आयकर किस चीज पे लागू होता है? तो इनकम टैक्स इन इंडिया अप्लाइज टू। तो भारत में आयकर किस चीज पे लागू होता है? आय पर। तो आप कोई भी व्यक्ति है उसके आय पर क्या है, आपका आयकर लागू होता है। उस वो जितनी इनकम कमा रहा है उसी पर उसका आयकर है वो लागू होता है। समझ में आ गया? आपने टैक्स स्लैब होता है, इसमें 12 लाख का टैक्स स्लैब बना रखा है। तो 12 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आपको क्या होगा, आपके ऊपर टैक्स लगना चालू हो जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, कराधान में रेजिस्टेंशियल स्टेटस किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है? करदाता के निवास स्थान। तो भाई आप जहाँ पर रह रहे हो उससे संबंधित आपके ऊपर अगर कोई टैक्स लगा रहा है, तो जैसे आपको कॉलोनी वगैरह में लेते हो वहाँ पर टैक्स लगते हैं इस चीज़ के, ताकि क्या बोला जाता है उनको, कॉलोनी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें मतलब आप भाई आपके जो कॉलोनी उसकी क्या सुरक्षा के लिए या फिर आप उसके डेवलपमेंट वगैरह के वो पैसा लगाया जाता है, उसी को रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आय के स्रोतों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम इन इंडिया आर कॉल्ड। तो भारत में आय के स्रोतों को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ इनकम। आय के शीर्ष, आय के स्रोत क्या है इसके शीर्ष है, तो आप आराम से कर लोगे, लॉजिकल पर्सन है। आय के शीर्ष हेड ऑफ इनकम में कितने मुख्य भाग होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत में आय करने के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। तो कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार है वो कुल प्रकार के बताए गए हैं। एक्सपेक्टेड इनकम क्या होती है? तो एक्सपेक्टेड इनकम का क्या अर्थ होता है? कर से मुक्त आय, मतलब ऐसी आय जिसपे कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लग सके, उसको क्या बोला जाता है? कर मुक्त आय के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ऐसा टैक्स जब मतलब आपको आपने के अब 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपने कभी ना कभी अगर आप छात्रवृत्ति वगैरह लेते हो तो आपने वो बनाया होगा इनकम आय प्रमाण पत्र। तो उसमें कितनी दिखाई जाती है भाई? 2-3 लाख रुपए दिखाते हैं ताकि अपन आप पर आयकर नहीं लग रहा हो। तो आयकर लग रहा हो तो इसको मतलब आपको जरूरत नहीं है। डेडिकेशन का क्या अर्थ होता है? तो डेडिकेशन क्या अर्थ होता है? कर योग्य आय से कटौती करना। मतलब जो कर योग्य आय, मतलब आपने क्या कर दिया, आपके पास आपके टैक्स लग रहा था तो आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस वो लोन ले लिया, कार खरीद लिया, फिर होम लोन ले लिया, तो इससे क्या होगा, अब आपको आप टैक्स स्लैब से इस चीज से बाहर हो गए हो। इसको डिडक्शन के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत कर की योजना, पर्सनल टैक्स प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो पर्सनल टैक्स प्लानिंग का क्या उद्देश्य होता है? कर देयता को कम करना, टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। जो आप टैक्स जो लग रहा है आप उसको उसको कम कर देने को किस रूप से कहा जाता है? व्यक्तिगत कर योजना के नाम से जाना जाता है। मतलब अब सरकार ने पहले 8 लाख पे लगता था 12 लाख पे कर दिया, तो इसको क्या कहा जाता है? पर्सनल टैक्स प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। ताकि आप पहले ज़्यादा टैक्स दे रहे थे, आपने लोन वगैरह ले लिया, या फिर आपने क्या किया, आपने और कोई स्कीम भी डाली जिससे क्या आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, इसको टैक्स पर्सनल टैक्स प्लानिंग के नाम से उसको जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करूं, कर योजना में 86 किससे संबंधित होता है? इन ए टैक्स प्लानिंग 86 इज रिलेटेड टू। तो 86 किससे संबंधित होता है? आपका डिडक्शन से संबंधित होता है, मतलब टैक्स को काटने से संबंधित आपको किसका प्रयोग किया जाता है? 80C का आप उपयोग में लेते हो। तो समझ में आ गया? आप ये योजना होती है टैक्स रिडक्शन से संबंधित, इसको 80C के नाम से जाना जाता है। 80C के तहत अधिकतम कटौती सीमा क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन रेट अंडर द 80C? तो 80C में मिनिमम डिडक्शन रेट कितनी होती है? 15 लाख रुपए वो अधिकतम कटौती रेट होती है। कर से मुक्त आय का क्या उदाहरण होता है? कर से मुक्त आय को किस नाम से जाना जाता है? कृषि की आय हो गई, धर्म से संबंधित आय होगी, इस पे किसी भी प्रकार का आपका टैक्स नहीं लगता है। समझ आ गया? कृषि की आय या फिर धर्म से संबंधित आय होती है, इस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं आता, शुद्ध कमाई है एकदम ही। ई फिलिंग का क्या मतलब होता है? ई फिलिंग का किससे संबंधित क्या होती है? ई फिलिंग ऑनलाइन स्टोर पर रिटर्न दाखिल करना, मतलब आप कोई भी ऑनलाइन आयकर पर जो रिटर्न कर रहे हो, ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक होता है, और फिलिंग मतलब आप आयकर वगैरह जो फिल कर रहे हो भर रहे हो उसको ई फिलिंग के नाम से जाना जाता है। तो आयकर रिटर्न, आयकर जो ऑनलाइन आयकर भरने को ई फिलिंग के नाम से जाना जाता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान कब किया जाता है? तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कब दाखिल किया जाता है? सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, रिटर्न दाखिल करने से पहले आपसे सेल्फ अटेस्ट असेसमेंट टैक्स का भुगतान करते हो। तो किसका आप करते हो? सेल्फ, मतलब खुद के द्वारा आप रिटर्न दाखिल करने से पहले उस चीज़ को भरते हो कि भाई मैंने इस चीज़ को टैक्स डिडक्शन को पूरा पढ़ लिया है, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। इसी को सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न की बात करूं, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि
व्यक्तिगत करदाता क्या है? तो आयकर रिटर्न भरने की जो अंतिम तिथि हो गई व्यक्तिगत करदाता के रूप में किसको जाना जाता है? 31 जुलाई है उसको जाना जाता है। मतलब 31 जुलाई से पहले आपको पूरा वार्षिक साल का टैक्स स्लैब उसको भरना पड़ता है, भाई आप पे कितना टैक्स लगा है नहीं लगा है। 16 नंबर प्रश्न की बात करूं, करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या तय करता है? तो करदाता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या तय करता है आपका? उसकी कर देता, मतलब वो कितना टैक्स है वो दे सकता है, कितना टैक्स उसकी जो प्रदान कर सकता है उसको रेजिडेंशियल टैक्स के नाम से जाना जाता है। कराधान में ग्रोस टोटल इनकम क्या है? ग्रोस टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम मतलब आपका सारा काट जो टोटल आपने पैसे कमाई उसमें टैक्स वगैरह भी इंक्लूड होगा, उसको ग्रोस इनकम के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें टैक्स भी ऐड होता है, टैक्स आपका कटेगा उसको नेट इनकम बोला जाता है, ग्रोस इनकम होती है जिसमें टैक्स नहीं कटा हुआ होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मुख्य रूप से किस रूप में दी जाती है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन किस रूप में जानी जाती है? वेतनभोगी व्यक्ति के लिए, मतलब जो सैलरीड पर्सन होता है जो सैलरी वगैरह का उपयोग में लेता है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में जाना जाता है वेतनभोगी व्यक्ति के लिए। द रिबेट का उद्देश्य क्या होता है? रिबेट दो टैक्स रिबेट का क्या उद्देश्य होता है? आपको कर में राहत देना, मतलब कोई भी इंसान होता है उसको कर में राहत देने के लिए आपको टैक्स रिडक्शन का उपयोग में लिया जाता है। तो किसका उपयोग में किया जाता है? टैक्स रिडक्शन का उपयोग में लिया जाता है आपका कर में राहत देने के लिए। भाई अगर मान लो 8 लाख वाली स्लैब 12 लाख में कर दी, उसको टैक्स रिडक्शन के रूप में ही जाना जाता है। आयकर अधिनियम में सेक्शन 87 ए किससे संबंधित है? तो 87 ए किससे संबंधित है? टैक्स रिबेट करने से संबंधित नियम है ये। 21 नंबर प्रश्न की बात करूं, कर कटौती डिडक्शन और छूट एक्सटेंशन से क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिडक्शन एंड एक्सटेंशन? तो इससे क्या संबंध होता है? कटौती कर योग्य व्यक्ति की आय से घटती है, छूट पूरी तरीके से कर मुक्त होती है। तो डिडक्शन का क्या अर्थ होता है कि वो आपका पैसा वो कट रहा है उसके आपकी सैलरी से, उसको डिडक्शन बोला जाता है टैक्स में। और एक्सटेंशन में मतलब आपको छूट मिल रही है टैक्स में, तो उसको एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका सामने जो फाइनेंशियल लिटरेसी था उसको मैंने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की आपको थ्योरी भी समझा सकूं, उदाहरण भी बता सकूं और एमसीक्यू भी साथ के साथ करवा दो जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।